एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, रुक कर सोचिएगा। क्या 28 जून 2022 की दोपहर उदयपुर की एक छोटी सी टेलर की दुकान में जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या थी, या ये कुछ और था? कुछ ऐसा जिसके तार 7 समंदर पार तक जुड़े हुए थे। क्योंकि जब आप इस कहानी को परत दर परत खोलेंगे, एक फेसबुक पोस्ट से, एक धमकी भरे वीडियो से, एक मोटरसाइकिल की रहस्यमयी नंबर प्लेट से और कराची की एक इमारत से, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है कन्हैया लाल की, एक साधारण दर्जी जो हर सुबह 8 बजे अपनी दुकान खोलता था, सुई में धागा पिरोता था, ग्राहकों के नाप लेता था और रात 8 बजे थक कर घर लौटता था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखी, और फिर भी एक दिन उसने पुलिस के सामने हाथ जोड़कर लिखित में कहा था, मुझे जान का खतरा है, मुझे बचा लीजिए। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि इस पूरी कहानी की शुरुआत दरअसल भारत में नहीं, पाकिस्तान में हुई थी 11 साल पहले। साल 2011, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। पंजाब प्रांत के तत्कालीन गवर्नर सलमान तासीर। एक दिन वो अपनी आधिकारिक गाड़ी के पास खड़े थे। उनके चारों तरफ उनके अपने सुरक्षा गार्ड तैनात थे, यानी ऐसी जगह जहां उन्हें खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान महसूस करना चाहिए था। लेकिन उसी पल उन्हीं के एक सुरक्षा गार्ड ने अपनी बंदूक का रुख घुमाया। मुमताज कादरी, यही नाम था उस गार्ड का, और उसने ट्रिगर दबा दिया। एक के बाद एक सलमान तासीर के शरीर में गोलियां धंसती चली गईं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन क्यों? आखिर एक सुरक्षा गार्ड ने अपने ही गवर्नर को क्यों मार डाला? कारण था पाकिस्तान का बदनाम ब्लास्फेमी कानून। सलमान तासीर इस कानून के विरोध में आवाज उठा रहे थे, वो इसके खिलाफ खड़े थे, और यही उनकी मौत का सबब बना। अब यह कहानी खत्म होनी चाहिए थी, एक हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए थी, पर जो आगे हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी नाम का एक नेता उठ खड़ा हुआ, और उसने मुमताज कादरी को, जो एक हत्यारा था, गाजी का दर्जा दे दिया, यानी एक हीरो, एक योद्धा। रिजवी ने लाखों लोगों को सड़कों पर उतार दिया, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला, और उन जुलूसों में एक नारा गूंजने लगा, एक ऐसा नारा जो आगे चलकर खून बहाने का लाइसेंस बन जाएगा। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। ये नारा बच्चों की जुबान तक पहुंच गया, ये नारा महिलाओं तक पहुंच गया, ये नारा पाकिस्तान के हर कोने में फैल गया। 2016 में मुमताज कादरी को फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन वो नारा वो जिंदा रहा, और किसी को भी खबर नहीं हुई कि कब वो नारा पाकिस्तान की सरहद पार करके भारत में दाखिल हो गया, कब वो हमारे शहरों, हमारे मोहल्लों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंच गया। जब भी हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ता, ये नारा सुनाई देता। जब भी कोई विवाद होता, ये नारा कहीं न कहीं से उठता। लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि ये नारा सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक धमकी है, एक खूंखार इरादा है जो अपने शिकार की तलाश में है। अब आते हैं साल 2022 में। देश का माहौल अजीब सा था। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर विवाद अपने चरम पर था। टीवी चैनल्स पर रोज डिबेट्स होती थी। हर पार्टी के प्रवक्ता आते, एक दूसरे पर चिल्लाते, और जनता घरों में बैठकर देखती और सोशल मीडिया पर लड़ती। 27 मई 2022, यही वो तारीख थी जब ये पूरी कहानी पलट गई। उस दिन बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा सुबह से ही एक के बाद एक चैनल पर डिबेट्स कर रही थी, थक चुकी थी। पर शाम को टाइम्स नाउ पर एक और डिबेट थी, ज्ञानवापी पर ही। रात के समय की उस डिबेट में कुछ कहा सुनी हुई। नुपुर शर्मा ने कुछ शब्द कहे पैगंबर मोहम्मद के बारे में, बस इतना ही काफी था। किसी ने वो क्लिप काट ली और सोशल मीडिया पर डाल दी, और फिर जो हुआ वो भयावह था। अगले दिन ही मुस्लिम समुदाय के कई संगठनों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ कट्टरपंथियों ने उनके सिर पर इनाम घोषित कर दिया, जो उन्हें मारेगा उसे इनाम मिलेगा। दूसरी तरफ कई हिंदू संगठनों ने नुपुर शर्मा का बचाव किया। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। देश का तापमान बढ़ रहा था, एक ऐसी आग जो दिखाई नहीं देती थी, पर हर तरफ धुआं उठ रहा था। और इसी माहौल में सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के किसान ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की। तारीख थी 8 जून 2022। उस पोस्ट में नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन था। कुछ इस्लामिक टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट था जिसमें लिखा था कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो सच कहा। ये पोस्ट 357 बार शेयर हुई, हजारों लाइक्स, सैकड़ों कमेंट्स, और 2 दिन बाद 10 जून को वही पोस्ट उदयपुर के एक टेलर के फेसबुक अकाउंट पर दिखी। उस टेलर का नाम था कन्हैया लाल। एक पल के लिए कन्हैया लाल को जानिए। राजस्थान का डूंगरपुर जिला, उसके अंदर एक छोटा सा गांव नंदियाड़ा, यही पैदा हुए थे कन्हैया लाल। करीब 1.5 दशक पहले गांव में रोजगार नहीं था, परिवार पालना मुश्किल था, तो उन्होंने एक हिम्मत भरा फैसला लिया। पत्नी और 2 बच्चों को साथ लेकर वो उदयपुर आ गए। शुरुआत आसान नहीं थी। पहली दुकान खोली, चली नहीं, पैसे की तंगी हो गई, दुकान बंद करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अलग अलग जगह काम किया, दूसरों के यहाँ सिलाई की, पैसे जोड़े,
जब थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हुआ तो दोबारा हिम्मत की। उदयपुर की मालदा स्ट्रीट में एक छोटी सी दुकान खोली, नाम रखा सुप्रीम टेलर एंड सूट स्पेशलिस्ट। ये दुकान अब परमानेंट थी। यहाँ उनके साथ 2 और कारीगर काम करते थे। एक थे राजकुमार जी 50 साल के, दूसरे थे ईश्वर सिंह। दुकान में 2 मोटर वाली सिलाई मशीनें थी और एक मैनुअल मशीन जिसे कन्हैया लाल खुद चलाते थे, पुराने जमाने वाली, जिसमें पैर से पेडल मारकर सिलाई होती है। सुबह 8 बजे दुकान खोलते, रात 8 बजे बंद करते, पूरे 12 घंटे। और कन्हैया लाल कैसे इंसान थे, सुनिए। पिछली करवा चौथ पर उन्होंने पत्नी को 4000 रुपए की साड़ी गिफ्ट की थी। 2 बेटे थे, दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे। कभी कभार पूरा परिवार उदयपुर के मंदिरों, तीर्थ स्थलों पर जाता। गुजरात में रिश्तेदार थे, वहां भी मिलने जाते। और सबसे जरूरी बात, कन्हैया लाल अपनी दुकान में मुस्लिम कारीगरों को काम देते थे। उनके पड़ोसी मुस्लिम परिवारों के साथ रिश्ते बेहद अच्छे थे। आसिफ नाम का एक मुस्लिम लड़का 2014 से 2017 तक पूरे 3 साल उनकी दुकान में काम कर चुका था। जब भी पजामे कुर्ते का बड़ा ऑर्डर आता, कन्हैया लाल आसिफ को दे देते। आसिफ अपने घर ले जाकर सिलाई करता। 2021 में आसिफ ने अपनी खुद की दुकान खोली, कन्हैया लाल की दुकान से थोड़ी ही दूर पर, लेकिन रिश्ता कायम रहा। आज भी आसिफ जब भी उसके पास किसी रंग का धागा कम पड़ता, सीधे कन्हैया लाल की दुकान आता। कन्हैया लाल बिना कुछ कहे धागा निकाल कर देते। ये थी उनकी जिंदगी। एक साधारण इंसान, मेहनती, ईमानदार, जिसने धर्म के नाम पर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन तकदीर ने एक ऐसा खेल खेला जिसकी कल्पना भी कन्हैया लाल नहीं कर सकते थे। 10 जून 2022 वो पोस्ट कन्हैया लाल के फेसबुक पर शेयर हो गई, और जिस पल वो पोस्ट शेयर हुई उसी दिन मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा ग्रुप उदयपुर के धनमंडी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। शिकायत में लिखा था, कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया है, नफरत फैलाई है, इन्हें गिरफ्तार करो। उस ग्रुप का नेतृत्व एक बुजुर्ग कर रहे थे, पर उस ग्रुप में एक और शख्स था जिस पर बाद में सबकी नजर जाएगी। उसका नाम था नाजिम। नाजिम कौन था? वही नाजिम जो कुछ महीने पहले तक कन्हैया लाल की दुकान के ठीक सामने फिटवेल टेलर्स नाम से अपनी दुकान चलाता था। एक प्रतिस्पर्धी टेलर, एक प्रतिद्वंदी। 6 महीने पहले उसने अपनी दुकान बंद कर दी थी और अब अचानक वो उस ग्रुप का हिस्सा बनकर पुलिस स्टेशन पहुंचा था। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कुछ और था? खैर, 11 जून को पुलिस ने कन्हैया लाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। कन्हैया लाल ने पुलिस के सामने सच्चाई बताई। साहब, मुझे फोन चलाना ठीक से नहीं आता, मैं अभी सीख ही रहा हूँ। मेरा बेटा गेम खेल रहा होगा और उसी से ये पोस्ट गलती से शेयर हो गई। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। 12 जून को उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। यहाँ तो कहानी अभी शुरू हो रही थी। 15 जून 2022, एक तारीख जो आपको याद रखनी चाहिए। इस दिन कन्हैया लाल खुद धनमंडी पुलिस स्टेशन गए, एक सादा कागज हाथ में लेकर। उन्होंने पुलिस के सामने एक लिखित शिकायत दी, और जो उसमें लिखा था वो किसी भी संवेदनशील इंसान को कांप जाने पर मजबूर कर देगा। उन्होंने लिखा, मुझे जान का खतरा है। पिछले 3 दिनों से 7-8 लोग मेरी दुकान के बाहर सुबह शाम चक्कर लगाते हैं। ये वही लोग हैं हर बार। इन्होंने मुस्लिम समुदाय के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरी फोटो वायरल कर दी है, मेरा नाम, मेरी दुकान का पता, और मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मुझे पुलिस सुरक्षा चाहिए। एक इंसान जो जिंदगी में कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया था, वो आज खुद चलकर आया था मदद मांगने। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कहा, ध्यान रखो, केयर से रहो। बस, न सुरक्षा दी गई, न कोई गश्त लगाई गई, न उनकी दुकान के बाहर एक कांस्टेबल तैनात किया गया। एक पल रुकिए और सोचिए, अगर आप कन्हैया लाल की जगह होते और आपको पता होता कि 7-8 लोग आपकी रेकी कर रहे हैं, आपकी मौत की प्लानिंग कर रहे हैं, और पुलिस ने भी मुंह मोड़ लिया है, तो आप क्या करते? 16 जून को पुलिस ने एक समझौता करवाया, दोनों पक्षों को बुलाया। कन्हैया लाल ने माफी मांगी, शिकायतकर्ताओं ने केस वापस ले लिया। ऐसा लगा मामला रफा दफा हो गया। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने ये साफ कर दिया कि उदयपुर एक भयानक मंजर देखने वाला है। 17 जून 2022, उदयपुर के खांजीपीर इलाके में रहने वाला एक शख्स मोहम्मद रियाज अत्तारी, उसने एक वीडियो बनाया 2 मिनट 33 सेकंड लंबा। कैमरे की तरफ देखते हुए बिल्कुल साफ शब्दों में उसने कहा कि वो पैगंबर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, जो भी अपमान करेगा उसका सिर कलम कर देगा। और फिर वो वीडियो उसने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजना शुरू कर दिया, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, उदयपुर के हर मोहल्ले में, सरहदी इलाकों तक। लोकल न्यूज चैनलों ने भी इस वीडियो की चर्चा की। कन्हैया लाल ने भी ये वीडियो देखा होगा। उन्हें पता चल गया होगा कि खतरा कितना बड़ा है। उन्होंने एक मुश्किल फैसला लिया। 21 से 22 जून के आसपास उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी। जो दुकान सालों से रोज खुलती थी, आज बंद थी। पूरा 1 हफ्ता घर बैठे धरे कन्हैया लाल।
डर के साए में। काम का नुकसान हो रहा था पर जान भी तो प्यारी थी। 27 जून को उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। दुकान में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया। सोचा अब कम से कम रिकॉर्डिंग तो होगी, कुछ हुआ तो सबूत होगा। और मन ही मन उन्होंने खुद को समझाया अब सब ठीक है, मामला ठंडा हो चुका है, एक हफ्ते से कोई बवाल नहीं हुआ, कैमरा भी लग गया, कल दुकान खोल लूंगा। अगला दिन 28 जून 2022 मंगलवार, जिंदगी का आखिरी दिन। सुबह 8 बजे कन्हैयालाल ने दुकान खोली। ईश्वर सिंह और राजकुमार दोनों कारीगर पहले से वहां पहुंच चुके थे। काम बहुत था, एक हफ्ते से बंद थी दुकान, ग्राहकों के पुराने ऑर्डर पेंडिंग थे। तीनों ने सिर झुकाकर काम शुरू कर दिया। मशीनों की आवाज, कैंची की कतरन, नाप तौल, सब कुछ रोज की तरह। सुबह से दोपहर हो गई, घड़ी में 2:45 बज रहे थे। ठीक उसी पल 2 आदमी दुकान के दरवाजे पर आकर रुके। एक था मोहम्मद रियाज अत्तारी, वही जिसने धमकी भरा वीडियो बनाया था, जिसकी आवाज अभी भी व्हाट्सएप पर गूंज रही थी। दूसरा था गौस मोहम्मद। दोनों अंदर आए। उनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी मुस्कान। अत्तारी आगे बढ़ा, उसने अपना कुर्ता दिखाया, बोला, मास्टर जी इसकी फिटिंग ढीली हो गई है, थोड़ा फिट कर दीजिए। कन्हैयालाल ने एक पल भी संदेह नहीं किया। आखिर ये उनका रोज का काम था। उन्होंने मेजरिंग टेप उठाया, नाप लेना शुरू किया। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, कन्हैयालाल कपड़े को अपनी उंगलियों से नापते जा रहे थे। तभी अत्तारी ने कहा, एक और कुर्ता है मेरे पास, और उसने अपने बैग में हाथ डाल दिया। जो उस बैग से निकला वो कुर्ता नहीं था, वो था एक धारदार चाकू, जिसे जैसा बाद में पता चला अत्तारी ने खुद वेल्डिंग करके बनाया था, सिर्फ इस एक काम के लिए। पहला वार आया, कन्हैयालाल कुछ समझ नहीं पाए। उनके गले से खून का फवारा निकला। वो लड़खड़ाए, पीछे हटे, लेकिन तब तक दूसरा वार आ चुका था, फिर तीसरा, फिर चौथा। सिर पर, पीठ पर, कंधे पर। ईश्वर सिंह और राजकुमार ने जब ये देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। एक पल को वो जम गए। फिर राजकुमार जी ने हिम्मत जुटाई, एक हमलावर को जोर से धक्का दिया, लेकिन इसकी कीमत चुकनी पड़ी। हमलावर ने पलटकर एक वार किया और वो वार लगा ईश्वर सिंह के सिर के पीछे। ईश्वर सिंह का सिर खून से भर गया। राजकुमार जी ने उन्हें संभाला और दोनों जैसे तैसे दुकान से बाहर भागे। पास की मेहता केमिकल्स की दुकान में घुसे। ईश्वर सिंह के सिर पर कपड़ा बांधा, लेकिन तभी एक दर्दनाक एहसास हुआ, मास्टर जी अंदर रह गए हैं, अकेले। जब बाहर निकलकर देखा तो जो दृश्य सामने था वो आज भी उस मोहल्ले के लोगों की रूह कपा देता है। दोनों हमलावर कन्हैयालाल को घसीटकर दुकान से बाहर ले आए थे, सड़क पर, खुले आसमान के नीचे, और वहां खुलेआम सबके सामने उन्होंने कन्हैयालाल पर वार करने शुरू कर दिए। उन्होंने तब तक नहीं रुके जब तक कन्हैयालाल का शरीर हिलना बंद नहीं हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो डॉक्टरों के हाथ कांप गए। 26 बार चाकू से हमला किया गया था, 8 से 10 बार सीधे गले पर। कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा खून बहना। समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। एक इंसान जो सुबह दुकान खोलते वक्त सोच रहा था कि आज ज्यादा काम निपटाएगा, दोपहर तक उसकी जिंदगी का अंत हो चुका था। लेकिन सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात क्या है पता है? ये कि पूरे हमले के दौरान मालदा स्ट्रीट के दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में मौजूद थे। उन्होंने सब कुछ देखा, चीखें सुनी, खून देखा, लेकिन कोई आगे नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। डर ने सबको जकड़ रखा था। एक के बाद एक दुकानों के शटर गिरने शुरू हो गए, मानो वो खुद को इस मंजर से छुपाना चाहते हों। क्या आप इसे सिर्फ डर कहेंगे या इसमें कुछ और भी था? इंसानियत की मौत या एक सामूहिक चुप्पी? अगर उस वक्त आप वहां होते एक दुकानदार के रूप में, तो क्या आप बाहर निकलकर कन्हैयालाल को बचाने जाते या अपनी दुकान का शटर गिरा देते? ये सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर तलाशना होगा। कन्हैयालाल को मार डालने के बाद हमलावरों ने जो किया वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। वो भागे नहीं छुपे, वो सीधे एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री में गए। सपेतिया गांव की वो फैक्ट्री जहां अत्तारी खुद वेल्डर के तौर पर काम करता था, यानी उसका अपना कार्यस्थल। वहां पहुंचकर हाथों पर अभी भी कन्हैयालाल का खून था। उन्होंने दूसरा वीडियो बनाया। इस बार उस वीडियो में उन्होंने जिम्मेदारी ली। उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा कि उन्होंने कन्हैयालाल को मार दिया है और क्यों मारा है वो भी बताया। लेकिन वहीं नहीं रुके। उसी वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी, नुपुर शर्मा को धमकी दी, बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, और फिर वो वीडियो उन्होंने हर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वो वीडियो पूरे देश में फैल गया। 7 बजे के आसपास हर टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज, हर घर के टीवी पर वही वीडियो, हर इंसान के मोबाइल में वही क्लिप। देश सन्न था और उधर हमलावर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर अजमेर की तरफ निकल पड़े थे। अब यहाँ पर एक चौंकाने वाला तथ्य है, एक ऐसा डिटेल जिसे शायद ही किसी ने ध्यान से देखा होगा। उस मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर लिखा था RJ27AS2611 2611। ये नंबर देखकर इन्वेस्टिगेटर्स के मन में एक सवाल आया, 26/11 यानी 26 नवंबर, यानी वो तारीख
जब 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। क्या यह संयोग था? जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये कोई संयोग नहीं था। अत्तारी ने 2013 में पूरे 5,000 रुपए अतिरिक्त देकर इस खास नंबर को RTO से बुक करवाया था, यानी उसने जानबूझकर ये नंबर चुना था। उसके मन में मुंबई हमलों के प्रति एक श्रद्धा थी। ये अब साधारण हत्या नहीं थी, ये एक विचारधारा थी जो उस मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट तक में कूट कूट कर भरी हुई थी। शाम 7:30 बजे के आसपास राजसमंद जिले के भीम पुलिस स्टेशन के पास राजस्थान पुलिस ने दोनों हमलावरों को रोक लिया। मोटरसाइकिल जब्त, दोनों गिरफ्तार। लेकिन उधर उदयपुर का माहौल पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। मालदा स्ट्रीट पर हजारों लोग जमा थे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कई हिंदू संगठनों के लोग गुस्से में, आंखों में आंसू, मुट्ठियों में आक्रोश। लोगों ने कन्हैया लाल का शव हटाने तक नहीं देने दिया जब तक हमलावरों के पकड़े जाने की पुष्टि नहीं हो गई। जिला प्रशासन ने आनन फानन में कर्फ्यू लगाया। धनमंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबा माता, सूरजपोल, हर इलाके में 24 घंटे का कर्फ्यू। खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं तुरंत बंद कर दी गईं। पूरा उदयपुर एक छावनी बन चुका था। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर इंसान के मन में था। ये अत्तारी और गौस मोहम्मद आखिर कौन थे? मोहम्मद रियाज अत्तारी, 38 साल, ओरिजिनली राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के असिंध का रहने वाला। उदयपुर के खांजीपीर इलाके में किराए के एक मकान में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। पेशे से वेल्डर। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है, वो जो 6 धारदार हथियार थे, उनमें से 2 जिनसे कन्हैया लाल की हत्या हुई, उन्हें अत्तारी ने खुद बनाया था अपनी फैक्ट्री में अपने हाथों से महीनों लगाकर। बाकी 4 हथियार उसने एक स्थानीय कसाई मोहसिन के पास रखवाए थे। यानी ये कोई स्पूर ऑफ द मोमेंट अपराध नहीं था, ये महीनों की प्लानिंग थी। इसका सबसे बड़ा सबूत, मर्डर से ठीक एक दिन पहले 27 जून को अत्तारी की पत्नी और बच्चे उसके किराए के मकान से जा चुके थे। मकान खाली था। अत्तारी जानता था कि वो कल क्या करने वाला है और जानता था कि उसके बाद वापस नहीं लौट पाएगा। ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड हत्या थी। दूसरा हमलावर गौस मोहम्मद, 39 साल का, राजस्थान के भीन इलाके का रहने वाला। पहले एक कलेक्शन एजेंट के तौर पर काम करता था, बाद में नौकरी बदली। इसकी पत्नी और बच्चे भी खांजीपीर में ही रहते थे। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। 29 जून से NIA की पूछताछ चली और जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे देश को हिला दिया। पता चला कि दोनों हमलावर सीधे जुड़े हुए थे पाकिस्तान के कराची स्थित एक संगठन से। नाम है दावत-ए-इस्लामी। और गौस मोहम्मद, वो 2014 में पाकिस्तान गया था। कराची के दावत-ए-इस्लामी हेडक्वार्टर में उसने पूरी धार्मिक ट्रेनिंग ली थी। 2013 से 2019 के बीच में वो सऊदी अरब भी गया था, वहां भी रहा। और इन्वेस्टिगेशन में एक और बड़ा खुलासा हुआ। 2019 में अत्तारी जब सऊदी अरब गया था तो वहां उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी नागरिक से हुई थी, उसी पाकिस्तानी से जिसके जरिए उसने पाकिस्तान में अपने नेटवर्क बनाए। दोनों हमलावर दावत-ए-इस्लामी के नेता इलियास अत्तार कादरी के अनुयायी थे और इसीलिए वो अपने नाम के आगे अत्तारी लगाते थे। ये अब साधारण हत्या नहीं थी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश थी जिसके धागे कराची की एक इमारत में बैठे लोगों के हाथों में थे। 1 जुलाई को मोहसिन और आसिफ को गिरफ्तार किया गया। आरोप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और कन्हैया लाल की रेकी करना। 14 दिन की पुलिस कस्टडी। 2 जुलाई को एक और बड़ा खुलासा। पता चला कि अत्तारी राजस्थान में दावत-ए-इस्लामी के स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर रहा था। वो बार बार अपना घर बदलता था, मुस्लिम बहुल इलाकों में जाता था, लोगों को इस संगठन से जुड़ने के लिए उकसाता था। 5 जुलाई को पूरा केस NIA को सौंप दिया गया। NIA की जांच में आगे चलकर एक और बड़ा खुलासा, अत्तारी 2019 में PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से भी जुड़ा था। 12 जुलाई तक केस में 116 गवाह थे। 23 दिसंबर 2022 को NIA ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। 11 आरोपी नामित, उनमें से 2 कराची से ऑपरेट कर रहे थे। नाम थे सलमान और अबू इब्राहिम। ये दोनों आज तक भगोड़े घोषित हैं। केस आज भी अदालत में चल रहा है। NIA की जांच आज भी जारी है। देश की कई मुस्लिम संगठनों ने इस हत्याकांड की कड़ी निंदा की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्पष्ट कहा, कानून हाथ में लेना इस्लामिक नहीं है, इस्लाम कभी इसकी इजाजत नहीं देता। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष ने कहा, ये इंसानियत की तौहीन है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक परिवार उजड़ चुका था, एक पत्नी विधवा हो चुकी थी, 2 बेटे जो कॉलेज में पढ़ रहे थे पिता को खो चुके थे, और अंत में कुछ सवाल जो आपको रात भर सोने नहीं देंगे। जब कन्हैया लाल ने 15 जून को लिखित में पुलिस को बताया कि उन्हें जान का खतरा है, तो पुलिस ने सुरक्षा क्यों नहीं दी? अगर उस दिन एक कांस्टेबल भी उनकी दुकान पर तैनात किया जाता तो शायद आज वो जिंदा होते। जब अत्तारी ने 17 जून को धमकी भरा वीडियो वायरल किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब हमला हो रहा था, मालदा स्ट्रीट
स्ट्रीट के दुकानदार सिर्फ शटर गिराकर खुद को बचाने में क्यों जुटे रहे? क्या इंसानियत वाकई इतनी कमजोर हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक नारा जो 11 साल पहले पाकिस्तान की सड़कों पर पैदा हुआ था, आज भी हमारे देश के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हमारे मोहल्लों में, हमारी सोच में कहीं जिंदा है? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि कन्हैया लाल जा चुके हैं, लेकिन ये सवाल अभी बाकी हैं। और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक मालदा स्ट्रीट की वो दुकान हमारी सामूहिक चेतना पर एक धब्बा बनी रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।